क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं? तेल था, एप्स्टीन फाइल था, ग्रीनलैंड का मुद्दा था, और नेशनलिज्म उन लोगों के अंदर फूट कर भरा है, क्योंकि उन लोगों को पहले भगाया गया। देश अपनी सुरक्षा के लिए ही हमला करें, लेकिन मार तो रहा है। और कोई देश आपस में अगर लड़ता है तो डेथ तो इंसान की होगी ना। ऐसा तो नहीं है कोई और मारा जा रहा है, मारा तो इंसान ही जा रहा है। चाइना इस बात को समझ रहा है कि अगर वो उलझा तो उसकी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था ठप पड़ेगी, नुकसान होगा उसका। एफडीआई कम आने लगेंगी, बहुत सारी चीजें कम आने लगेंगी। इसके बाद वो राष्ट्रपति बनने 2024 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो चुनावी भाषण में उन्होंने कहा था रसिया और यूक्रेन का वॉर उनके राष्ट्रपति बनने से अगले 24 घंटे के अंदर ही वो समाप्त कर सकते हैं। आज महज 2 साल। इकोनॉमी को देखना है, इकोनॉमी को ग्रो कराना है, उसके लिए चाहे जो करना पड़े हम करेंगे। उसके लिए उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत किया है, स्पोर्ट्स सिस्टम को अच्छे तरीके से। चाचा को लगता है कि पहले युद्ध कराएंगे, दोनों में शांति करा देंगे, नोबेल पीस मिल भारत का ही देख लें अगर हम, तो भारत का लगभग 20 to 21% एक्सपोर्ट अमेरिका में होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस दुनिया की बात करने जा रहे हैं जो आग के ढेर पर बैठी है। 2020 के बाद से ग्लोबल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखरा हुआ है। एक तरफ अमेरिका का सो कॉल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर है और दूसरी तरफ है रसिया और चाइना का विस्तारवादी एजेंडा। आज हमारे साथ हमारे मित्र हैं प्रशांत जी। आज हम बड़े ही विचित्र मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम जो बड़े देश हैं इस दुनिया में उनके दोहरे चरित्र का के बारे में बात करेंगे। कैसे उन्हें ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो टोटली फेल हो चुकी हैं पूरी दुनिया में स्थिरता लाने के लिए। और लगातार बढ़ते वॉर्स की रियल पिक्चर को इस वीडियो में आगे डिकोड करेंगे। तो चलिए इस शो को और आगे बढ़ाते हैं। आपका स्वागत है प्रशांत जी। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले हमारे दर्शकों को कि जो ये वार्स हो रहे हैं, सबसे पहले बात करें तो रूस और यूक्रेन क्राइसिस को लेकर ये युद्ध जो है 2022 से चल रहा है। रूस ने हमला किया क्योंकि उसे अपने पड़ोस में अमेरिका की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं थी और यूक्रेन नाटो में शामिल होने वाला था। पर का युद्ध के पीछे सिर्फ एक यही वजह थी जो रूस ने यूक्रेन पर युद्ध करने का कारण बताया, या फिर बात कुछ और भी है जो अक्सर इंटरनेशनली वार्स में या फिर संधियों में छुपाया जाता है? एक जो दुनिया को बजाया जाता है, एक छुपाया जाता है। इसमें देखिए जो तात्कालिक जो कारण थे, वहां के जो तात्कालिक कारण तो नाटो में शामिल होना ही था। जहां तक सबको पता है, यही सबको पता भी है और यही मुझे लगता है हकीकत भी है कि नाटो में शामिल होना यूक्रेन का रसिया को बर्दाश्त नहीं था। क्योंकि अगर नाटो में अगर यूक्रेन शामिल होता तो वहां पर अमेरिका की मौजूदगी रहती, जिसके वजह से अमेरिका का हस्तक्षेप उस इलाके में रसिया को बर्दाश्त नहीं थी। कारण यही थे। हालांकि 2013 में शायद क्रीमिया जो कि यूक्रेन का ही पार्ट है, वहां पर भी रसिया ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। और ये जो यूक्रेन है वो पहले यूएसएसआर जो था उसी का ही हिस्सा था। हालांकि जब यूएसएसआर जब टूटा 1991 में, 1991 ही है जहां तक मुझे पता है, उसमें 15 अलग अलग देश जो आए थे, जिसमें से एक यूक्रेन भी था जो कि रसिया जो सबसे बड़ा देश है उसी का सबसे पड़ोसी है। और वो महत्वपूर्ण है तेल के लिहाज से, और भी जो मिनरल्स वहां पर जो पाए जाते हैं यूक्रेन में
इसकी वजह से भी ये युद्ध कहा जाता है। इसका रीजन यही था कि उस वहां पर भी क्या था, मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं, क्या वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स भी कुछ मात्रा में है? कुछ मात्रा में तो हैं। तो मतलब युद्ध शुरू होने के पीछे यही कारण थी, नाटो को लेकर। नाटो के साथ साथ ये भी एक कारण था, लेकिन नाटो मुख्य कारण था, सबको ये पता है और यही सबको लगता भी है। नाटो मुख्य कारण था कि नाटो में शामिल होना, जिससे अमेरिका की मौजूदगी वहां पर होती है, अमेरिका सैन्य वहां पर सैन्य शक्ति बढ़ा सकती थी, जिसके वजह से रसिया घिर सकता था। चलिए, तो हम इसको और न खींचते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। इजराइल जो अभी हाल ही में दुनिया के सामने एक नया देश उभर कर आया है, और दुनिया के कितने सारे देश उसको पूरी तरह देश मानते भी नहीं है। इस छोटे से देश के पास इतनी शक्ति कहाँ से इकट्ठा हो गई कि ये एक साथ पूरे मिडिल ईस्ट को चुनौती दे रहा है, और जिस देश ने यहूदियों को शरण दी, ये उसी देश का अस्तित्व मिटाने पे तुला हुआ है, फिलिस्तीन का। दरअसल जो इसराइल है, इसराइल के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वहाँ की शिक्षा, एजुकेशन जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो मिडिल ईस्ट के पास नहीं है, जो बाकी सऊदी अरबिया हैं, ईरान है, बाकी जो आसपास की जो कंट्री हैं, हाँ, उतनी उसके पास है नहीं। इसकी वजह से वो उभर कर आता है सामने हम लोगों के पास, और नेशनलिज्म उन लोगों के अंदर फूट कर भरा है, क्योंकि उन लोगों को पहले भगाया गया था। जो यहूदी हैं उन लोगों को पहले भगा, जो अरेबियन कंट्री हैं वे लोग उनको भगाए थे। इसके वजह से उन लोगों के अंदर नेशनलिज्म ज़्यादा आ गया कि अपने देश के लिए कुछ भी कर जाने का। हाँ, तो इसके वजह से उन लोगों के पास जो शक्ति है और बढ़ जाती है, यही रीजन है इसका। हाँ, और क्योंकि अगल बगल जितने हैं सब गरीब भिखारी हैं। हाँ, भिखारी तो नहीं कहेंगे, बट लेकिन शिक्षा जो एजुकेशन है वो कम है उतनी, उनके पास। वो रूढ़िवादी तरीके से चलते आ रहे हैं। चलते हैं। हालांकि बदलाव सब जगह हो रहे हैं, तो वहां पर भी होंगे ही होंगे। चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका जो है पूरी दुनिया में मानवाधिकार का ढिंढोरा पीटते हुए घूमता है। हम्म। उसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। उसके पीछे तर्क ये दिया कि माडुरो ड्रग्स सप्लायर है, वो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स की सप्लाई करता है। जबकि बात कुछ और थी, जिसे पूरी दुनिया जानती है। तेल ये हाँ, था, एप्स्टीन फाइल था, ग्रीनलैंड का मुद्दा था। फिर भी दुनिया अमेरिका को नकार क्यों नहीं पा रही है? नकार ना पाना इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, लेकिन मैं इसके पहले आपको बता दूं, जो आपने कहा कि जो अमेरिका है वो क्या बनने की कोशिश करता है, मानवाधिकार का ढिंढोरा, मानवाधिकार का वो, प्रणेता बनने की हाँ, कोशिश। प्रणेता बनने की कोशिश करता है। और डोनाल्ड ट्रंप को भाई चाहिए भी क्या, चाहिए उनको, नोबेल नोबेल का पीस, शांति पुरस्कार। नोबेल पीस हाँ, नोबेल पुरस्कार पीस चाहिए। प्राइज चाहिए उनको। और प्राइज किस किस लिहाज पर उनको मिलेगा, कहते हैं मुझे प्राइज चाहिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाओ, जो जो मादुरो जो थे राष्ट्रपति को उठवा दो उनके ही देश से। दूसरा, जो ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क का डेनमार्क का पार्ट। हिस्सा है, उसको भी चाहिए उनको, और ना मिले तो धमकी भी देंगे। तीसरा, आप एक तरफ गाजा पीस की बात करते हो, पीस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस, पीस ऑफ बोर्ड जो बनाते हो शांति के लिए, दूसरी तरफ इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे उनकी डेथ हो हत्या। जाती है, उनकी हत्या कर देना। ये ये सब चीजें क्या दिखाती हैं कि जो अभी के जो नेता हैं वहाँ के, जो अमेरिका के जो नेता हैं, वो अपनी कही हुई बातों से ही मुकर जाते हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका को नकार क्यों ना देना, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अमेरिका है, अभी भारत का ही देख लें अगर हम, तो भारत का लगभग 20 to 21% एक्सपोर्ट अमेरिका में होता है। तो भारत नहीं नकार सकता। इसी तरह से अलग अलग कंट्री भी अमेरिका पर डिपेंड है, जिसकी वजह से नकार पाना थोड़ा मुश्किल है। ग्लोबलाइजेशन का यही सबसे बड़ा दुष्परिणाम भी होता है कि अगर कोई कंट्री अगर गलत करती भी है, लेकिन दूसरी कंट्री उस पर अगर निर्भर रहती है, तो वो उसका विरोध कर अच्छे से नहीं कर पाती है, क्योंकि उसमें उसका हित छुपा होता है, और अब उससे जुड़ा हुआ है। इसके वजह से वो नकार न पाना उसके लिए सौदा खरा नहीं होगा, बल्कि गलत हो जाएगा, उसकी देश की इकोनॉमी स्टक कर सकती है। इसी की वजह से नकार न पाना इसका मुख्य कारण है। हाँ,
आपने बात कही नोबेल पीस पुरस्कार की, तो ट्रम्प चाचा को लगता है कि पहले युद्ध कराएंगे, हम्म। दोनों में शांति करा देंगे, नोबेल पीस तो मिल ही जाएगा। तो वो तो उनका अलग सोच है। उनका उन्होंने जब 2024 में जब चुनाव लड़ा था, मैं आपको याद दिला देता हूँ, 2024 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो चुनावी भाषण में उन्होंने कहा था रसिया और यूक्रेन का वॉर उनके राष्ट्रपति बनने से अगले 24 घंटे के अंदर ही वो समाप्त कर सकते हैं। आज महज 2 साल होने को हैं, 2 साल होने को हैं, अभी भी रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। आप यही सोचकर बता, यही देख कर बता दीजिए कि वे अपनी बातों पर कितना खरे उतरते हैं। नहीं, वो उसको क्यों बंद कराएंगे भाई, इनका ढकिया का माल बिक रहा है, ये क्या बोलते हैं, जितने आर्म्स है एमुनेशंस है वो बिक रही हैं भाई, हम्म। यूक्रेन खरीद रहा है, तो क्यों बंद कराएंगे उसको। हाँ तो अब वही है कि कैसे उनको पीस तो पीस क्या नोबेल पीस तो उन्हें मिलनी ही नहीं चाहिए, नोबेल पीस प्राइज जो है उन्हें नहीं मिलनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका दशकों से ईरान में न्यूक्लियर वेपन खोज रहा है, जो अभी तक नहीं मिला। अमेरिका इसी वक्त पे ईरान पे हमला कर दिया है, तो इसी वक्त पे हमला क्यों किया, जब चारों ओर अस्थिरता थी, रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, हमास इसराइल लड़ रहे हैं, इसराइल हिजबुल्ला लड़ रहे हैं, और एक्सट्रीम का तनाव था, ग्रीनलैंड का मामला था, उसी वक्त इसराइल मतलब अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलके ईरान पे हमला करने का निर्णय क्यों लिया। आपको मैं बता दूं कि जो अभी राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के, वो राष्ट्रपति हैं सेकंड, उनका सेकंड टर्म्स है ये, हाँ। ठीक है। इसके बाद वो राष्ट्रपति बनने से रहे, क्योंकि जो संविधान है वहाँ अमेरिका का जो संविधान है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगर कोई और राष्ट्रपति होता तो मुझे नहीं लगता ईरान पर हमला करता इस समय, कभी नहीं करता वो। लेकिन इनका सेकंड टर्म भी है, इसके बाद वो आने से रहे, तो वो ये दिखाना चाहते हैं, या जैसे ये कहिए कि इतिहास, अमेरिका के इतिहास में कुछ अपना नाम छपवाना चाहते हैं ताकि उन्हें कोई याद करें। मुझे तो यही लगता है, और बाकी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है इसमें, लेकिन मुझे यही लगता है कि अब कोई ना कोई रीजन देना ही है। रीजन देना हो, अगर मुझे रीजन देना हो तो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बहुत रीजन है, लेकिन शांति होने के लिए एक रीजन काफी है कि दोनों देशों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों देश अगर अगर आपस में लड़ते हैं तो दोनों लोगों का नुकसान होगा आर्थिक रूप से, और जो बाकी सब चीजें हैं उन सब चीजों में नुकसान होगा ही होगा। इसलिए लड़ाई एकमात्र समाधान समाधान नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास जब सत्ता चली जाए जो इन सब चीजों के बारे में ना सोचे, मानवाधिकार के बारे में ना सोचे, खुद तो को देवता माने। हाँ, खुद को ही अगर देवता मान ले, मैं उनकी ही बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, और भी लोगों के मैं बारे में बात कर रहा हूँ जो अपने आप को देवता मानते हैं, तो इसमें नहीं कुछ कर सकते हैं। चलिए अब इसीलिए नागरिकों को ये ध्यान देना चाहिए जब भी अपने देश का नेता चुने, तो इस बात को जरूर ध्यान देने उसका बिहेवियर कैसा है, उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, और उसके निर्णय किस तरह से हैं। हाँ, इस बात से निर्णय नहीं होता कि कोई गरीब है और कोई अमीर है, हाँ गरीब है इसकी वजह से उसे नेता बना दिया नेता जाए। बना दिया जाए और वो अच्छा ही होगा, मतलब वो गरीब है तो गरीब के साथ अच्छा ही करेगा, ऐसा नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास समझ होती है, ज्ञान होता है, वो सबके साथ अच्छा करेगा, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब गरीब हो, हो कोई अमीर फर्क हो नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता उससे। व्यक्ति और का अच्छा व्यक्तित्व ही उसका जो पर्सनालिटी है वही हाँ, उसे बेहतर क्योंकि बनाता आप है। खुद देखते होंगे कि कोई बहुत ही गरीब तबके से है, भिखारी है या फिर कुछ और भी है, वो किसी का मर्डर कर दिया या फिर कुछ और कर दिया, किसी और आपराधिक गतिविधि में शामिल था, तो गरीब होने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है। लेकिन भारत का पॉलिटिकल बिहेवियर इस चीज से बहुत ज्यादा डिफाइन होता है कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा गरीब है, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इन सारे क्रियाकलापों के बीच चीन जिस तरह दुनिया के सामने निकल कर आया है, ये वाकई आश्चर्यचकित करने वाला है। चीन के इस प्रभाव के कारण अमेरिका तक को अपने पूरे कैपिटलिस्ट लॉबी के साथ चाइना जाना पड़ा, और चाइना का इतना डर कि दुनिया में सबसे उत्तम तकनीक रखने वाला देश वहां जाता है तो बर्नर फोन लेके जाता है,
और वहां से आने के बाद अपने साथ चाइना की एक बाल के बराबर भी चीज लेकर नहीं आता है। हालत ये कि वहां से उनके जो मलमूत्र थे वो भी उठा के लाना पड़ा उनको। ये चीजें चीन की छवि को दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत करती हैं, और क्या दुनिया जो है, जो दो ध्रुवों में बटी थी, एक अमेरिका और एक रसिया, रसिया का ध्रुव जो है अब चाइना की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दो ध्रुव बन गए थे, चाइना और रसिया और रसिया और अमेरिका अमेरिका। की तरफ, इस ध्रुव का थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है, दोनों अलग, थोड़ा अलग हो रहा है। और चाइना इस समय सबसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में देखें, सबसे उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था, और सबसे अच्छी तकनीकों के साथ वो आगे सबसे आ रहे हैं, ज्यादा ग्रोथ दर्शाने वाली है। सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्शा रही है। जो बात कर रहे हैं आप तकनीक की, चाहे चीन की बढ़ते प्रभुत्व की जो बात कर रहे हैं, तो चीन उसका प्रभुत्व बढ़ रहा है, उसके पीछे उसकी खुद की मेहनत है और खुद की उसकी लगन है, जो अन्य देशों से अलग बना रहा है। वो किसी भी ऐसे लफड़े में नहीं पड़ा है। उसकी जो देखिए वैश्विक राजनीति किस तरह से है, उन्होंने उसकी जो लास्ट, शायद वो भारत के साथ ही वो लड़ाई थी थोड़ी बहुत 1962 में शायद। 1962 के आसपास में, उसके बाद से ज्यादा उस तरीके से सैन्य उसने नहीं किया। हालांकि सैन्य बीच बीच में गतिविधियों में नहीं पड़ा। ज्यादा गतिविधियों में नहीं पड़ा, और हालांकि बीच बीच में थोड़े बहुत तनाव आए, लेकिन वो उसमें झुका, वो जुड़ा नहीं कि जुड़ा नहीं। और उसमें थोड़ा शामिल नहीं हुआ, वो ये पीछे हट गया इस मामले वियतनाम को धमकी देना और हांगकांग में थोड़ा सा वो करना, में। बस लेकिन इसके सैन्य अलावा कार्रवाई कहीं नहीं किया उस हाँ तरह कहीं से। नहीं किया, वो उलझा नहीं कहीं पे। वो ये बात जानता है और ना ही करेगा भी, कभी भी वो करेगा भी नहीं। अभी फिलहाल के नजरिए से वो चीजों को समझ रहा है, हाँ चीन चाइना इस बात को समझ रहा है कि अगर वो उलझा तो उसकी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है, ठप पड़ेगी, हाँ। नुकसान होगा उसका, एफडीआई कम आने लगेंगे, बहुत सारी चीजें कम आने लगेंगी उसके, और आर्थिक जो उसकी गतिविधियां हैं कमजोर होने लगेंगी। इसके वजह से ना अमेरिका की तरह, न ही रसिया की तरह किसी और लड़ाई में शामिल हो रहा है। हाँ, उसका जो फंडा है वो क्लियर है कि भाई हमको किसी युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, तुम जाओ भाड़ में जाओ। लड़ाई हमको नहीं अपनी करनी है सीधे। इकोनॉमी को देखना है, इकोनॉमी को ग्रो कराना है। हम उसके लिए चाहे जो करना पड़े हम करेंगे। उसके लिए उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत किया है, स्पोर्ट्स सिस्टम को अच्छे तरीके से। आज क्या बोलते हैं, ओलंपिक खेलों में ओलंपिक चाइना खेलों में बहुत सबसे अच्छा कर रहा नंबर है। वन पर आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो चाइना को दुनिया से अलग करती हैं, और अभी तो अलग कर ही रही हैं, आने वाले समय में और ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी चाइना को। और जो चाइना के अगल बगल के देश हैं वो इस चीजों को छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर धर्म हावी हो रहा है, और साइंटिफिक टेम्पर की बातें करना वहाँ की राजनीति के लिए हानिकारक हो जा रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में कोई क्या ही कहेगा। हम्म। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप बताइए प्रशांत जी, अगर हम 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध, 2023 के इजराइल हमास और इजराइल हिजबुल्ला युद्धों को, और अब 2026 के सबसे भयानक इजराइल अमेरिका युद्ध को देखें, तो सबसे पहला सवाल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पे उठता है। यूएन बिना दांत का सिर्फ एक शेर साबित हुआ है। अमेरिका दुनिया भर में मानवाधिकारों की बात करता है। 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर चलाया, और 2026 आते आते वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप करके माडुरो को सत्ता से हटा दिया, उनको उठवा भी लिया। दूसरी तरफ रूस अपने ही देश में जो 2022 से पार्टीशन मूवमेंट हो रहे हैं उनको दबाने के लिए यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है, तबाही मचा रहा है। ये किस तरह की हिपोक्रेसी है। जो यूएन का जब निर्माण हुआ था, जो जब यूएन जो संगठन बना था, उस समय इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लड़ाई, जो वैश्विक जो लड़ाई है उसको थोड़ा कम कम करने के। करें। लेकिन अब देखिए इस मामले में यूएन जो है नाकाम साबित हो रहा है, मतलब टोटली फेल हो चुका है। टोटली फेल हो चुका है। चाहे अभी रसिया यूक्रेन का वॉर और 2022 से लगाए अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा उसको अभी तक समाप्त नहीं हो पाया। अभी भी ये जो अमेरिका प्लस इसराइल के साथ, इसराइल मिलकर जो ईरान के साथ जो हमला किए हैं, वो उसमें भी संधियां हुई हैं, लेकिन संधियां टूट गई हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर उन्होंने अच्छे काम नहीं किए हैं, लेकिन कुछ मामलों में अच्छे काम भी किए थे।
लेकिन अभी फिलहाल की मैं बात करूं तो अभी देखिए वहां पर जो सूडान में गृह युद्ध है उसको अच्छे तरीके से, तो वहां पर यूएन का हस्तक्षेप नहीं होगा क्योंकि गृह युद्ध से यूएन थोड़ा वहां पर इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन जब दो देशों की बात होगी तब वहां पर तो इन्वॉल्व होना ही चाहिए। तो वहां पर ये टोटली फेल नजर आ रहे हैं सारे जो, चाहे यूएन हो, नाटो की बात अगर की जाए तो नाटो तो उस तरह से कुछ है नहीं, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि नाटो एक सैन्य संगठन में वो देशों का संगठन है जिसमें जो नॉर्थ, नाटो का अर्थ पूरा होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो पश्चिमी जो देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं वो वे लोगों को मिलाकर जो कौन सी यूरोपियन जो कंट्री हैं यूरोपियन कंट्री। वे सब मिलकर अपना सैन्य संगठन बनाते हैं कि अगर कोई देश उनके किसी एक देश पर हमला करता है तो वो सारे लोग रिएक्ट करेंगे, तो ऐसा वहां पर देखने को नहीं मिलता। हाँ, इन सबको देखने से यही लगता है कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो मजाक बस बन के रह चुकी हैं। उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं बड़े देश, उड़ चुका चाइना, है वो, उसका धज्जियां तो उड़ ही रसिया और चुका। अमेरिका दोनों अब उन मिलकर। लोगों का प्रभुत्व भी उसमें दिखता है ज्यादातर, इसी की वजह से उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। हाँ, उसमें यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसकी भी तो धज्जियां ही उड़ रहा है सारी जगहों पर जो। अच्छा, हम जब देखते हैं यूरोप में युद्ध होता है या मिडिल ईस्ट में युद्ध होता है तो दुनिया रुक जाती है, मीडिया कवरेज एकदम चरम पे होती है। लेकिन 2021 का मेरी अर्मेनिया अजरबैजान सीमा संकट, 2020 से चल रहा सूडान का गृह युद्ध जो आप अभी बोले, 2024 का सोमालिया और जुबालैंड में संकट, 2025 में अफगानिस्तान पाकिस्तान जो सीमा संकट था, फिर भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी संघर्ष हुए हैं। इस पे वैश्विक समुदाय जो है अपनी आंखें बंद कर लेता है। 2020 के बाद दुनिया में कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां और सम्मेलन हुए हैं, चाहे वो युद्ध रोकने के लिए हों या युद्ध को जीतने के नरेटिव से बनाई गई हों। क्या इन महाशक्तियों ने अफ्रीका और एशिया को सिर्फ अपना एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बना लिया है और नए हथियारों की टेस्टिंग की लेबोरेटरी बना लिया है? 2020 के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय संधियां असलियत में कितनी कारगर हैं, या ये सिर्फ कमजोर देशों को कूटनीतिक रूप से दबाने की एक कानूनी दस्तावेज बनकर सामने आई है? पहले तो जो आप बात कर रहे हैं कि जो बड़े देश हैं जब शामिल होते हैं तो उनका मीडिया कवरेज ज्यादा होता बड़े है। देश नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, जो यूरोप यूरोपियन में हो कंट्री, और मिडिल ईस्ट में। इसका मुख्य कारण है कि हम सारे लोगों की नज़र जो है वो अभी किसी साउथ जो क्या बोलते हैं, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ की अगर मैं बात करूं तो उसमें किसी देश को वैसे महत्व तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जब कोई बड़ी इकोनॉमी वाली जो कंट्री है जब वहां पर शामिल होती है तो सारे देश का मीडिया कवरेज उस पर जाता है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि वहां से लोगों का हित जुड़ा होता है, इसके वजह से। सूडान में किसी का ज्यादा हित नहीं जुड़ा है, इसके वजह से ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। अर्मेनिया से ज्यादा लोगों का हित नहीं जुड़ा होता है, इसकी वजह से ध्यान नहीं देते हैं। इसका मुख्य कारण यही है क्योंकि जहां पर लोगों का हित जुड़ा होता है, अगर वहां पर कोई परेशानी आती है तब वहां पर लोग ध्यान देना जरूरी समझते हैं। तो इसका मुख्य रीजन यही है। और एक आप लोग आपने क्वेश्चन जो किया था मुझे थोड़ा वो प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड। हाँ, जो अलग अलग जो साउथ वाले जो कंट्री हैं अगर वहां पर युद्ध होता है तो अलग अलग देशों से क्या होता है, हथियार सप्लाई होते हैं। सप्लाई होती है। और बस ये चेक होने के लिए होते हैं कि भाई सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और काम अगर कर गया तो भाई वो अपना उनकी देश सेल बढ़ जाएगी। सेल बढ़ जाती है। इसकी वजह से कहा जा सकता है ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो संधियां हैं, हम्म। असलियत में इन संधियों का कोई अस्तित्व है या फिर अभी कमजोर को और अब कमजोर बनाने के लिए? अभी जो संधियां हैं अभी मैं बता दे रहा हूँ, जो ईरान और अमेरिका जो प्लस इसराइल के साथ जो संधि हुई थी जिसमें युद्ध को रोकने की बात हुई थी, लेकिन वो संधि चली ही नहीं। जब दो देशों के बीच जब संधियां होती हैं तो वो जो दो देश हैं अगर उस पर सही तरीके से खड़े नहीं उतरते हैं तो वो तो मात्र एक पेपर के समान है। उस चीज को माने ही ना कोई व्यक्ति तो वो क्या होगा, वो पेपर के समान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो जो संधियां जो बात कर रहे हैं वो टूट जाती हैं संधियां। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वैश्वीकरण का वादा था कि वह युद्धों को कम करेगा, रोकेगा और दुनिया को जोड़ेगा। पर आज युद्धों के चलते डी ग्लोबलाइजेशन और आर्थिक सशक्तिकरण, वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी
का दौर चल रहा है। जो देश सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे, जैसे ग्लोबल साउथ के विकासशील देश, उन पर सप्लाई चेन टूटने से मुद्रास्फीति हुई है। भयंकर खाद्य संकट का बहुत लंबा और गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी और डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएं की भूमिका बहुत ही शर्मनाक रही है। ऐसा लगता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के बजाय प्रतिबंधों और ऊर्जा कर्ज जाल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का लाइसेंस दे दिया है बड़े देशों को। वैश्वीकरण के इस पतन का असली जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं ने गरीब और विकासशील देशों को आर्थिक संकट से बचाने के बजाय इन्हें उनमें झोंका है। ये अगर आप एक तरह से कह दे रहे हैं कि जो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या आईबीआरडी, जो भी जो देश को उन्नत, लेकिन अगर ये जो लोन देते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं सीधा कि ये झोंक दे रहे हैं कर्ज जाल में, तो मुझे नहीं लगता पूरी तरह से ये बात सही है। क्योंकि कई देशों को, जैसे भारत जब 1991 में जब यहाँ पर आर्थिक संकट आया था भारत में, तो वहां पर भी आईएमएफ ने हेल्प किया था। और वहां पर कुछ सैंक्शंस लगा, कुछ चीजें लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, ताकि उस देश की इकोनॉमी और ग्रो कर पाए। जैसे ग्लोबलाइजेशन का वो करते हैं कि पीपीपी जो मॉडल जो होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह वगैरह चीज़ों को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं वो लोग। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, जिसके वजह से गलत उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है, इकोनॉमी थोड़ा ग्रो करती है, इसके वजह से वो लोग करते हैं। और रही बात कि एक संस्था या एक व्यक्ति कोई इसमें जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि पूरी ग्लोबल जो अर्थव्यवस्था, पूरी जो ग्लोबल जो समाज है, सिस्टम है, वो शामिल होता है। एक कोई व्यक्ति या कोई एक सिस्टम नहीं शामिल होता, पूरी तरह से लोगों के बिहेवियर पर फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन ग्लोबलाइजेशन आने से ये दुनिया की जो समस्याएं हैं वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन समस्याएं और बढ़ी हैं। जैसे युद्ध के कारण अगर सप्लाई चेन टूटता है तो जो देश शामिल नहीं है सीधे, उन पे भी बहुत ज़्यादा संकट आता है, खाद्य संकट उत्पन्न हो जाता है। कई देशों में इनकी वजह से गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है। ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं होता, पहले बात ये सोचिए कि अगर ग्लोबलाइजेशन जो आप कह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के वजह से ग्लोबलाइजेशन अगर हुआ है, तो संकट अगर आएगा तो दूसरे देश पर उस संकट का प्रभाव दिखेगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, तो जितनी ग्रो अभी कर रहा है सारे कंट्री, चाहे आप चाइना की बात कर रहे हो या भारत की बात कर रहे हो या किसी और कंट्री की बात कर रहे हो, तो ग्लोबलाइजेशन अगर होता नहीं तो इतना ग्रो भी नहीं कर पाते हैं ये लोग। बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाता है, चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो या शिक्षा स्तर का मामला हो या किसी और चीज़ का मामला हो। तो ग्लोबलाइजेशन जरूरी है, लेकिन अब इसका दुष्परिणाम, कभी भी कोई भी चीज़ जब आती है तो उसके साथ एक निगेटिव इम्पैक्ट भी लेकर आती है। कि अगर कहीं पर भी अगर मामला, जैसे हॉर्मुज जल मध्य जब वहां पर तनाव बढ़े हैं, तो भारत या को बहुत सारी कंट्रियां जो इस पर निर्भर थी, तेल जो आयात के लिए। तेल आयात पर जो निर्भर थी, तो वो जो देश हैं उन पर असर करेगा ही करेगा। लेकिन इसका ये भी तो फायदा होता है कि हाँ, तेल वहां से आ रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये गलत नहीं है कि लोग जुड़े हैं आपस में, बहुत सारी चीजें संस्कृति जोड़ती है, बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। लेकिन अब साथ साथ इसका इम्पैक्ट ये दिखता है कि अगर वहां पर कोई मामला अगर गड़बड़ होता है तो इम्पैक्ट दिखेगा, तो क्या कर सकते हैं उसमें, वो अच्छा, तो होना ही है। वैश्वीकरण का जो इस तरीके से पतन हुआ है, इसका असली जिम्मेदार कौन है? मैं तो कह रहा हूँ कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था नहीं है इसमें। संस्थाएं जो है ना, उनको थोड़ा और अच्छे तरह से काम करना चाहिए था, चाहे यूएन हो या और भी जो काउंसिल हैं, जो भी हैं, हाँ, वो उन लोगों आईएमएफ है, को, आईबीआरडी है, डब्ल्यूटीओ जो है। भी हैं वो लोग अच्छे तरीके से उनको काम करना चाहिए था। लेकिन अब उन उन लोगों की भी सीमाएं होती हैं अपनी। किसी देश के जो निर्णय हैं, क्योंकि कोई भी देश सॉवर्निटी है, संप्रभुता है उस देश की, कि अपना निर्णय खुद ले सकता है, तब वहां पर भी उन लोगों की सीमाएं लागू हो जाती हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, एक व्यक्ति की गलती या एक संस्था की गलती कह देना वो गलत होगा, क्योंकि उन लोगों की भी अपनी सीमाएं, लिमिटेशन है। चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये इस समय जो जियो पॉलिटिक्स है, उसको देखने पर ऐसा लगता है कि भू राजनीति में अब एक नया बदलाव आया है। कट्टर सैन्यीकरण। जापान जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांतिवाद अपना लिया था, आज आधिकारिक रूप से पुनः सशक्तिकरण की नीति पर चल रहा है।
इसके अलावा एक बहुत बड़ा घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच नई सैन्य संधि हुई है, जो एक प्रकार की इस्लामिक सैन्य गठबंधन का इशारा करती है। जब जापान जैसे शांत देश फिर से हथियार उठा रहे हैं, सऊदी, पाक, तुर्की एक नया सैन्य गुट बना रहे हैं, तो क्या इस बात का सीधा प्रमाण नहीं है कि अमेरिकी सुरक्षा कवच जो है, उस पर से पूरी दुनिया का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है? हथियारों की नई अंधी दौड़ शुरू शुरू हो गई है, और आने वाले वक्त में ये जितने चीजें हो रही हैं, ये किस प्रकार विनाशकारी साबित होंगे, इनका परिणाम क्या क्या होगा, इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? इसमें इसका दुष्परिणाम तो बहुत अधिक होगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, अगर जैसे जापान जैसे देश जो शांति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति अपने देश में बनाए रखने के लिए उन्होंने निशस्त्रीकरण का नीति अपनाया था, लेकिन बाद में आप कह रहे हैं कि जो सशस्त्रीकरण की नीति अपना रहा है। जापान के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि जापान एक शांतिप्रिय नेशन होगा हम्म। और वो अपनी सेना को नहीं रखेगा, लेकिन इस इसी साल लगभग 2026 में वे ऑर्गेनाइजेशन पे उसने लगभग $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है शायद। तो इसके पीछे का कारण ये है कि अगर मान लीजिए आपकी सुरक्षा जब खतरे में आए तो आप क्या करोगे। तो वैसे अगर देश देश के ऊपर जब लगे कि ऐसा उसको फील आए कि वो बिना उसके नहीं चल सकता, क्योंकि वो देख रहे हैं लोग कि यूक्रेन पर रसिया का हमला, इधर ईरान पर इसराइल प्लस अमेरिका का हमला, तो कैसे ये मान लें कि उनके साथ कभी ऐसा होगा नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता, कि हो सकता है उनके साथ भी ऐसा हो जाए। इसके वजह से वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी उसे समझ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि कोई देश अपना निर्णय नहीं ले सकता, अपना देश वो निर्णय ले सकता है। तो भले संविधान में लिखा हो या कहीं लिखा हो तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे, और क्या। और ये सऊदी अरब और पाकिस्तान और तुर्की के बीच जो नई सैन्य, तो उसको ये कहना कि इस्लामिक जो, क्योंकि इसमें सारी इस्लामिक कंट्रियां नहीं हैं बल्कि 3 ही कंट्रियां हैं। और लोग तो जोड़ेंगे ना, अभी तो नया 2-3 दिन पहले की बात है। हाँ तो ठीक है, जोड़ने दीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है इसका। इसका तो अभी आगे देखना होगा ना क्या हो रहा है इसका। और एक बात और भी ध्यान देने की जरूरत है। ये जो संधियां हैं कब काम करेंगी, जब अगर मान लीजिए कोई देश है और किसी देश पर हमला कर, बाकी जो 2 देश हैं या बाकी जो जितने देश हैं वो किस तरीके से एक्शन लेती हैं, इस पर निर्णय होगा कि वो संधियां कितनी अच्छे तरीके से चल रही हैं। तो ये चीजें जो हैं आने वाले समय में विनाशकारी साबित होंगी या लाभकारी होंगी? बिल्कुल विनाशकारी तो बिल्कुल तय होंगे। चाहे कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए ही हमला करें, लेकिन मार तो रहा ही है। और कोई देश आपस में अगर लड़ता है तो डेथ तो इंसान की होगी ना। ऐसा तो नहीं है कोई और मारा जा रहा है, मारा तो इंसान ही जा रहा है उसमें, चाहे किसी भी तरीके से मारे, वेपन के थ्रू मारे या किसी और थ्रू मारे, मर तो इंसान ही रहा है। अगर इंसान मर रहा है यानी जो मानवता है उसका हनन हो रहा है, मानवीय अधिकार का हनन होगा वहां। तो युद्ध किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। जब तक हो सके इसको रोकना जरूरी है। जब तक संभव है इसको रोक दीजिए। रोकना जरूरी है इसको। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अगर हम आज इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें, पूर्वी यूरोप जो है यूक्रेन, और मध्य पूर्व इजराइल, अमेरिका, ईरान, लैटिन अमेरिका, अमेरिका, वेनेजुएला, और दक्षिण एशिया, अफ्रीका का क्षेत्रीय युद्ध जो अर्मेनिया वगैरह का है, तो साफ दिखता है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हम खामोशी से तृतीय विश्व युद्ध के चरण में प्रवेश कर चुके हैं, उसके पहले चरण में प्रवेश कर चुके हैं। क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं? आप अगर ग्लोबल स्थिति अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। लेकिन अभी जब सारे देश शामिल नहीं होंगे तब तक कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। सारे देश शामिल क्या होंगे, मतलब हर क्षेत्र में, हर महाद्वीप में कहीं ना कहीं स्थितियां हाँ स्थितियां गड़बड़ हैं, गड़बड़ बिल्कुल हैं। बिल्कुल अस्थिरता की स्थिति अभी भी मौजूद है। तो इसे कह सकते हैं ये, आगे जब इतिहास लिखा जाएगा तो इसे क्या नाम दिया जाएगा वो तो आगे आने वाले समय में क्योंकि ही। शीत युद्ध जिसे कहते हैं, हम्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो चला, लगभग 50 सालों तक वो चला था या उससे हम्म। भी ज्यादा। हम्म। तो
उसमें किसी को ये थोड़ी लग रहा था कि ये शीत युद्ध चल रहा है। वही तो दो ध्रुवों में दुनिया बट गई थी और अपना लड़ रही थी, वही तो प्रॉक्सी वॉर से लड़ रहे थे दोनों देश। वही तो कह रहा हूँ कि आने वाले समय में क्या नाम देगी, ये इस बात से तय होगा कि वो तृतीय। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे देश देखिए, भारत भी इसमें अभी कुछ समय पहले वो लड़ा इन्वॉल्व था। था। अभी पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के साथ वो अफगानिस्तान का जो तनाव था, वो ये इसराइल का जो है, इसराइल फिलिस्तीन का हमेशा चलता ही रहता है। इसराइल फिलिस्तीन में हमेशा चलता रहता है। ईरान के साथ फिर से जो लड़ाई हुई, और प्लस उधर भी हमें देखा जाए ना, अमेरिका सबसे ज्यादा स्थिरता पैदा किया हुआ है। सबसे ज्यादा स्थिरता अमेरिका कहीं पैदा किया सामने से कहीं पीछे से, पीछे से। लेकिन सबसे ज्यादा अस्थिरता अमेरिका के कारण ही पैदा हुई। अमेरिका मतलब यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा स्थिरता इसी ने ज्यादा फैलाया है। ये मैं कह रहा हूँ, अपनी अपनी राय हो सकती है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास नहीं, प्रमाण। इसमें तो सीधी सी बात सबके सामने दिखती है, क्योंकि सबसे पहले नाटो में जो शामिल होने वाला था यूक्रेन, हाँ उस रसिया ने इसीलिए यूक्रेन पे हमला किया कि अमेरिका का वो प्रेजेंस अपने बगल में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर ये माडुरो वाला केस था, उसमें भी अमेरिका ही था। हर जगह लगभग लगभग ए, शामिल है अमेरिका भी। ईरान में भी वही था। और भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो इसमें भी अब फेम बटोरने के लिए कूद पड़ा कि मैंने शांत कराया, ये कराया, वो कराया। और भारत के राजनीतिज्ञ भी पता नहीं कैसे हैं कि इस चीज को बर्दाश्त कर ले रहे हैं। मतलब इसमें भारत की राजनीति जो है ना, वो अमेरिका के प्रति इस तरह लचीली है थोड़ी बहुत। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि जो आर्थिक जो स्थिति है, अगर भारत की मैं देखूँ ना, तो मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि 100 रुपीज अगर कहीं निर्यात होता है, 100 रुपये का कहीं बिकता है सामान भारत का, तो 21 लगभग 21 रुपीज का अमेरिका में बिकता है। अगर वहां से अगर वो हटा लिया ना, अभी ट्रैफिक टैरिफ वार की अगर बारे में बात करेंगे तो मैं वहां पर जिक्र करूंगा इन सब सारी चीजों का। तो भारत इसलिए उसके प्रति लचीला हो जाता है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, उसके पीछे वही है, आर्थिक कारण है। लेकिन इतना भी लचीला नहीं होना था ना कि अगला हाँ, बंदा मतलब। अपना बता सकते हैं कि कौन वार रुकवाया कि मतलब कोई तृतीय जो पक्ष है वो इतना वार ज्यादा था कि नहीं था, ये भी कहीं डिक्लेयर नहीं था कि वॉर है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिया पर तो चल रही थी वॉर है वॉर है, लेकिन वॉर नहीं थी। वो सरकार ये कहती है कि वो बस सैन्य कार्रवाई थी। जो उन्होंने किया था उसके पीछे उसके ऊपर उन्होंने सैन्य कार्रवाई बस की थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था वो। अमेरिका के बारे में आने वाली चर्चा में अभी इसी में बात करेंगे। लेकिन आज के समय में सबसे जरूरी जो सवाल हैं, बड़े देश जो हैं वो पाखंड और उनके दोहरे मापदंडों ने दुनिया को उस कगार पे लाकर खड़ा कर दिया जहाँ एक छोटी सी गलती पूरी मानवजाति को एक भयानक युद्ध की भट्टी में जोड़ सकती है। उम्मीद है इस चर्चा से आपको वैश्विक कूटनीति का असली कठोर सच्चाई समझ आई होगी।